चलो लिखो, जल्दी से लिखो, फिर बताता हूँ। जी कोई कॉपी कर रहा है, कर लो फिर बताओ। हो गया? ओके, व्हाट इज z नाउ? z इज व्हाट वी कॉल द स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल वेरिएबल। सही है? z इज द स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल वेरिएबल। स्टैंडर्डाइज का मतलब क्या होता है? नाउ अब मैंने आपसे कहा था ना, कंटिन्यूस वेरिएबल्स बहुत सारे होते हैं, वेट है, लेंथ है। तो वेट की तो एक अलग डिस्ट्रीब्यूशन होगी। वेट की मैंने आपको एवरेज बताई 65 kgs होती है। सही है? और अगर आप हाइट देख रहे हैं तो फीट और इंचेस में होती है। तो हर वेरिएबल के लिए अलग टेबल तो नहीं हो सकता, हर वेरिएबल के लिए अलग टेबल तो नहीं बना सकता मैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। कितने टेबल्स में कलेक्ट करूंगा? तो एक मेथड डिराइव किया गया कि भाई आप हर वेरिएबल को स्टैंडर्डाइज करते हैं। स्टैंडर्डाइज करने का मतलब क्या होता है कि आप उसमें से मीन माइनस करें और उसको स्टैंडर्ड डिविएशन से डिवाइड करें। ये z आता कहां से है कि जो भी आपका वेरिएबल इन कंसिडरेशन है, x वेट हो सकता है, लेंथ हो सकता है, हाइट हो सकती है, मास हो सकता है, उसको आपने अगर z में कन्वर्ट करना है तो आप कैसे कन्वर्ट करेंगे? बाय सब्ट्रैक्टिंग द मीन एंड डिवाइडिंग बाय स्टैंडर्ड डिविएशन। म्यू इज द मीन एंड सिग्मा इज द स्टैंडर्ड डिविएशन। क्योंकि मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी मैं टेबल से निकाल सकता हूं। टेबल जो होता है वो हर वेरिएबल का अलग अलग नहीं हो सकता। इसको हम कहते हैं, दिस इज व्हाट वी कॉल अ z टेबल, बिकॉज इट गिव्स यू द वैल्यूज ऑफ z। सही है? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज आई एम ट्राइंग टू स्टैंडर्डाइज माय वेरिएबल सो दैट आई कैन यूज माय z टेबल। देयर इज आल्सो अ स्मॉल यूज, अभी स्टैंडर्डाइजेशन समझ आएगी व्हेन आई टेक यू टू द नेक्स्ट एग्जांपल। जस्ट होल्ड ऑन। सही है? फिर मुझे बताना। ओके, अब स्टैंडर्डाइज करते क्यों है, ये अच्छा सवाल है कि भाई स्टैंडर्डाइज किया क्यों। एक तो बात ये है कि मुझे टेबल को यूज करना है, और दूसरा ये कि मुझे कंपैरिजन करना है, मुझे थोड़ा कंपैरिजन भी करना है। सही है? कि पाकिस्तान के वेट, पाकिस्तान के लोगों के वेट और चाइना के लोगों के वेट डिफरेंट होंगे ना थोड़े। हाउ डू आई एनेबल अ कंपैरिजन बिटवीन द टू? तो यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जांपल दी, बोलो। लेकिन उनका मीन अलग होगा, मेरा मीन अलग होगा। वेयर डू आई स्टैंड ऑन दैट स्केल कि मुझसे नीचे कितनी प्रोबेबिलिटी है, ये मुझसे ऊपर वेट की कितनी प्रोबेबिलिटी है। सही है? ये सवाल देखो, इससे समझ आएगा। सवाल देखो, समझ आएगा। एक्स इज जो भी और वेरिएबल इन कंसिडरेशन, यहाँ पे मैथ के मार्क्स हैं तो मैथ के मार्क्स एक्स हो गए। सही? अब इन एन एग्जाम Alexandra scored 75 in history and 87 in math. ऐसा लग रहा है कि she is better in math than in history. सही है? बट उसकी क्लास में ग्रेडिंग जो होती है वो रिलेटिव होती है। उसकी क्लास में ग्रेडिंग जो होती है वो रिलेटिव होती है, तो where she stands in the class is very important. Okay? वो कहता है for the year group as a whole, history has a mean of 63 and standard dev of 8, and while math has a mean of 69 with a standard dev of 15. तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा डेटा लिख लेता हूँ। हिस्ट्री का म्यू कितना है और स्टैंडर्ड डेव कितनी है? एक मिनट, हाँ होगा। सही? आई वांट टू फाइंड आउट वेदर रिलेटिव टू अवर क्लास शी डिड बेटर इन हिस्ट्री और मैथ। ओके, तो मैंने कहा कि हिस्ट्री के मार्क्स तो है मेरे पास, उसके मार्क्स कितने आए थे? 75, और इधर कितने आए थे? 87. But what I want to do is enable a comparison between her performance in history and math कि उसका ग्रेड क्या आएगा। तो मैंने कहा मैं कैलकुलेट करता हूँ z score for history. Z score for history. How do I calculate her z score? I take her marks, I subtract the mean and I divide by the standard deviation. अभी जो फॉर्मूला हमने सीखा कि z क्या होता है?
इट्स x माइनस म्यू ओवर सिग्मा। कि हर z की वैल्यू कैसे ऑब्टेन की जाती है? बाय सब्ट्रैक्टिंग मीन एंड डिवाइडिंग बाय सिग्मा। कितना? 1.5। अब मुझे बताओ z स्कोर फॉर मैथ। तो कहां बेटर परफॉर्म किया? हिस्ट्री। मार्क्स है ना, स्कोर है ना, एक स्कोर है। वेयर डज शी स्टैंड? ओके, यहां तक बात सबको समझ आई? क्लियर? हाँ, देखो अभी अच्छा बुरा की बात नहीं कर रहा, मैं प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूं। अभी मैंने प्रोबेबिलिटी एक तो बात निकाली नहीं है, मैं निकाल सकता हूँ प्रोबेबिलिटी। मैं वही सिर्फ तुम्हें ये दिखाना चाह रहा हूँ कि भाई परफॉर्मेंस अभी, एक मिनट लेट मी जस्ट मेक सेंस टू इट। मैं तुम्हें जी वो डायग्राम दिखाऊंगा तो तुम्हें समझ आएगा, सही है? अच्छा, आप सोचो किसी के मार्क्स अगर हिस्ट्री में 63 आए थे तो उसका जी स्कोर क्या बनता? वो बनता 63 माइनस 63 डिवाइडेड बाई 8, 0 आ जाता उसका। अगर किसी के मार्क्स 50 आए होते फिर जी स्कोर नेगेटिव आ जाता, सही है? तो दिस essentially on itself doesn't reflect anything, it just tells you what your position is inside the class. So the mean value converts into a z-score of 0. The mean value converts into a z-score of 0. If you are below the mean, then your z-score will be negative. If you are above the mean, your z-score will be positive. So what I can conclude is that Alexandra was above the mean. Alexandra was above the mean, and she was more above the mean in history than she was in math. सही है? उसका लेवल मीन से कंपैरिजन में ज्यादा था इन हिस्ट्री देन इन मैथ, सही है? अच्छा, अभी मैंने जब आपको शुरू में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिखाया था तो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था कि मीन प्लॉट हुआ हुआ है। अब मैं आपको जी टेबल दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या प्लॉट हुआ हुआ है? 0। Why? Because the mean converted into a z-score is 0. यहाँ पे टेक्निकली तो मीन लिखा जाता है, बट इसको जी स्कोर में कन्वर्ट कर दिया ना मैंने, तो इसलिए यहाँ पे 0 आ गया। ये बात सबको समझ आई? इसलिए यहाँ पे सेंटर में 0 लिखा हुआ है। अब जो मैंने आपको रूल्स पढ़ा है वो मैं आपको लॉजिक सिखाता हूँ इस डायग्राम के थ्रू, सही है? अच्छा, ये टेबल क्या करता है कि टेबल एक्चुअली ये करता है कि अगर आप टेबल को कहते हैं 1.23, आपने फॉर एग्जांपल 1.23 कहा था टेबल को, तो टेबल ने आपको कौन सा एरिया कैलकुलेट करके दिखाया था? ये सारा एरिया कैलकुलेट करके दिखाया था, सही है? ये एरिया कैलकुलेट करके दिखाते हैं ये टेबल। दिस टेबल इज एक्चुअली डिजाइन्ड टू डू दैट, okay? And this area reflects the probability that we already know from before. So हम कहते हैं probability आ गई भाई, okay? तो जब मैंने आपसे ये रूल कंस्ट्रक्ट करवाया, सॉरी, अच्छा आप जब एग्जाम देने जाएंगे ना तो ये आपको पूरी फॉर्मूला शीट दी जाएगी। इट्स कॉल्ड एन MF19। द MF19 हैज ऑल दीज टेबल्स एज वेल। आपने रैंडमली जाके कोई इस्तेमाल करना नहीं शुरू कर देना, आपने अपना वाला टेबल इस्तेमाल करना है। आपका टेबल होता है ये वाला। There will be at least 3 tables in your formula sheet. You have to use the right one. Don't you start using any table that you see. Okay? बाकी तो अलग अलग होते हैं। देखो टी डिस्ट्रीब्यूशन है, there's something called a T distribution as well. वो आगे यूनिवर्सिटी में पढ़ोगे या फर्दर पढ़ोगे तो पढ़ोगे। 2 में मैं आपसे कौन सा एरिया कैलकुलेट करने को कह रहा हूँ? एक है आगे वाला एरिया रीड करने को कह रहा हूँ। तो हमने इसको क्या सीखा कि भाई ये टेबल जो है वो पीछे वाला एरिया रीड करके दिखाता है। तो हम क्या करें कि जब ग्रेटर देन का साइन लगा हुआ हो तो हम 1 में से माइनस कर दें तो आगे वाला एरिया आ जाएगा, सही है? यहां तक बात क्लियर हुई? फिर हमने क्या सीखा कि भाई अगर एक मिनट
ओके, मैंने कहा ए और बी, अब इन दोनों के बीच का एरिया निकालना है तो आप पहले फाई ऑफ बी रीड करें। जब आप फाई ऑफ बी रीड करेंगे तो वो ये पूरा एरिया निकाल के दिखा देगा, लेकिन आपको पूरा तो नहीं चाहिए, आपको सिर्फ इतना चाहिए, तो आप फाई ऑफ ए निकाल के उसको सब्ट्रैक्ट कर दें। ये रूल्स इस तरह डिराइव हुए हुए। मैं कहता हूँ डायग्राम की जरूरत नहीं होती, तो रूल्स एक दफा रट्टा लगा ले, वो खुद ही बार बार एम्प्लॉय होते रहते हैं। ओके, वही रवि से बोल हो गया। अच्छा, अब जब ए नेगेटिव हो जाए तो अब क्या कर रहे हैं, अब मुझे पता है कि वैसे तो टेबल पीछे रीड कर लेता है, लेकिन वो नेगेटिव वैल्यूज को नहीं रीड कर पाता, टेबल जो है वो नेगेटिव वैल्यूज को रीड नहीं कर पाता। तो हम ये आइडिया यूज करते हैं कि दिस इज अ सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड पे एरिया है वही राइट हैंड साइड पे भी एरिया है। तो इंस्टेड ऑफ calculating the area for minus a, what I go on and do is calculate an area for a। मैं ये वाला ब्लू वाला एरिया निकाल लेता हूं, सही है, ये ब्लू और ग्रीन वाला एरिया बराबर ही आएगा, सही है। और ये ब्लू वाला एरिया निकालने का तरीका क्या होगा, ये देखो, फंक्शन डिस्क्राइब होती थी, ज्योमेट्रिक की डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्राइब होती थी, इस तरह नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी डिस्क्राइब की जाती है। अगर बाइनोमियल होता था तो क्या पैरामीटर्स होते थे, एन और पी। ज्योमेट्रिक होता था तो सिर्फ पी। ये नोटेशन होती है, कभी कभार सवाल में यूज हुई भी होगी मानूर। अभी लिखना S1 में इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, S2 में इंपॉर्टेंट होता है, सही है। तो मैं बिल्डअप कर रहा हूं, अभी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। S2 क्यों नहीं करोगी भाई, S2 क्यों नहीं करना? ओके, अच्छा, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे डिस्क्राइब होती है, पहले मैं इसको वर्ड्स में लिख रहा हूं, मीन और वेरिएंस से डिस्क्राइब होती है। मीन और जब डिस्क्राइब करके लिखा जाता है तो मीन और वेरिएंस लिखा जाता है। मीन की नोटेशन क्या होती है, म्यू, और वेरिएंस की सिग्मा स्क्वायर। म्यू, you don't know what mu is, take it to the kind of questions that you see on exams। अब ये सारी चीजें हमें एक साथ मर्ज करनी है, सही है। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, हम अपने स्टेप्स को दिमाग में रखेंगे कि भाई x से पहले z में जाना है, z से पहले फिर फाई में जाना है, जब फाई आ जाएगा तो प्रोबेबिलिटी पे जाना है। ओके, ये हमने अपने दिमाग में रखना है कि भाई क्वेश्चन जो है वो x के बारे में बताएगा, हम उसको z में कन्वर्ट करेंगे, z कन्वर्ट हो जाएगा तो रूल लगा के फाई में लेकर आएंगे, और फिर फाई से प्रोबेबिलिटी में लेकर आएंगे। ये कहता है लेंथ ऑफ अ मेटल स्ट्रिप प्रोड्यूस्ड बाय अ मशीन आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन लेंथ ऑफ 150 एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 10। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया, सही है। अगर मुझे इस डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्क्राइब करना होता तो मैं लिखता कि L इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ 150, 10 स्क्वायर 100, अगर डिस्क्राइब करना होता तो, सही है, क्योंकि ऊपर वेरिएंस लिखा जाता है, कहीं कहीं वो आपसे कहेगा डिस्क्राइब द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो डिस्क्राइब करने का तरीका होता। फिर वो कहता है नहीं, ये लिखना जरूरी नहीं है, मैं तुम्हें अभी दिखा रहा हूँ, कहीं कहीं लिखा हुआ होगा। ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द लेंथ ऑफ अ रैंडमली सिलेक्टेड स्ट्रिप इज शॉर्टर देन 165। So what do I want? I want to calculate the probability of L less than 165. अब 165 की तो प्रोबेबिलिटी नहीं कैलकुलेट हो सकती, जी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब जी में कन्वर्ट कैसे करते हैं, सिंपल सा आइडिया देखिएगा। एक तो एल की जगह जी आ गया, और दूसरी साइड पे मैं क्या करूंगा, -150 डिवाइडेड बाय 10। जो नंबर ऐड सब्ट्रैक्ट करने हैं वो आप दूसरी साइड पे, नंबर वाली साइड पे कितना आ रहा है, 1.5।
जी में कन्वर्ट हो गया। अब रूल्स के बारे में सोचें, लेस देन का रूल लगेगा, पाई ऑफ 1.5 0.9331। okay, that's how you calculate probabilities। इत्मीनान है, मैंने कहा था चैप्टर आसान है। अब कहीं मैं आपको म्यू अननोन दूंगा, मीन अननोन दूंगा, कभी सिग्मा अननोन दूंगा, कभी दोनों अननोन दूंगा, कभी प्रोबेबिलिटी दे दूंगा और एक ये 165 जो दिया हुआ है वो कैलकुलेट करवाऊंगा। तो हर क्यों करने का जो है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट तरीका आता जाए। ये जी में कन्वर्ट किया है ना, अभी माइनस म्यू ओवर सिग्मा सीखा था ना, ये मैंने वो किया। ओके, यहां तक सबको क्लियर हुआ? ये पहला पार्ट तुम पूछो तो 3 मार्क का है, एक ये लिखने के मार्क, एक ये फिर स्टैंडर्डाइज करने के मार्क होते हैं, और फिर ये क्योंकि सिंपल वाले है तो इसमें जी के डायरेक्ट मार्क्स, वो प्रोबेबिलिटी के मार्क्स है। मतलब ये लेस देन वाला है ना, इसमें कोई 1 माइनस नहीं हुआ ना, सही है। इसका पार्ट बी अभी मैं नहीं कर रहा, मैं इसको वापस आके करूंगा। एक मिनट रुको, पहले ये वाला क्वेश्चन देख लें। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, मैं आपसे उसमें लिखा हुआ है एस्टिमेट द नंबर ऑफ डेज, उसको चेंज कर लें, इसको कह दे फाइंड द प्रोबेबिलिटी। सही है क्या? पार्ट बी अभी मैं करता हूं उसको। हाँ ये क्वेश्चन चेंज कर दिया मैंने, करा रहा हूं, मैं करा रहा हूं। पहले वो कहता है फाइंड द प्रोब, अच्छा वो कहता है द टाइम टेकन बाय द मिल्कमैन टू डिलीवर टू द हाई स्ट्रीट इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद अ मीन ऑफ 12 एंड अ स्टैंडर्ड डेप्थ ऑफ 2। तो मैंने कहा कि मिनट्स फॉलो अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 12, 2 स्क्वायर longer than 17 minutes. So m greater than 17, जी में कन्वर्ट करूं, डिवाइडेड बाय 2, कितना आ रहा है? z ग्रेटर देन 2.5। अगर किसी को लग रहा हो कि तेज जा रहा हूं मैं तो प्लीज लेट मी नो। ओके, पहले 1 माइनस 5 ऑफ 2.5, अब बुशरा यूज करोगे, सही है। पॉइंट, जब तक इस फॉर्म में नहीं आ जाता ना तब तक कैलकुलेटर नहीं यूज करना, सिर्फ इसको देख के कैलकुलेटर नहीं यूज कर सकते जब तक फाई नहीं आ जाता। मैंने पहली बात आपको यही सिखाई। ओके, सही, 0.0062। वो कहाँ चला गया? लेस देन 10 मिनट्स, लेस देन 10, फिर से जी में कन्वर्ट करूंगा, 10 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 2। अब लेस देन का रूल लगेगा पहले, 5 ऑफ -1, फिर नेगेटिव का रूल लगेगा, 1 माइनस 5 ऑफ 1। अब कैलकुलेटर यूज कर लूंगा मैं। ओके, वो
जब कन्वर्जन की बात आएगी तो उसमें फर्क पड़ेगा, जब टेबल रीड कर रहे होते हैं तो फर्क नहीं पड़ता। बिटवीन 9 एंड 13, अब क्योंकि दोनों साइड है ना, तो दोनों साइड पे जी में कन्वर्ट होगा। जी आप सेंटर में लिखें, पहले आप जो है वो ये राइट साइड वाली कन्वर्ट कर लें, 13 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 2। क्या क्या डायरेक्ट लिख दें? नहीं फर्क नहीं पड़ता, बस माइनस प्लस का एरर नहीं करना, वो उसमें कॉमन मिस्टेक होती है, इसलिए बता रहा हूं तुम्हें। ये सब कुछ समझ आ रहा है? इसके आगे मैं रूल्स ही लगा रहा हूं अब। पहला वाला, हाँ ये सारे स्टेप्स जो मैं लिख रहा हूँ ना वो दिखाना जरूरी है। ओके नहीं सही है, वो कह रहा है विद इन 5 सेंटीमीटर्स ऑफ द मीन। विद इन 5 सेंटीमीटर्स ऑफ द मीन का मतलब है कि आपकी मैक्सिमम बाउंड्रीज हो सकती है वो 5 ऊपर हो सकती है और 5 नीचे हो सकती है। मीन क्या है आपका 150, तो अगर आप 5 ऊपर चले जाएं तो 155 बन जाएगा और 5 नीचे चले जाएं तो 145 बन जाएगा। तो ये 2 साइडेड है, सही है। असल ट्रांसलेशंस इंपॉर्टेंट होती हैं, आप लोग एग्जाम में यही गड़बड़ करके आते हैं। अब इसकी तो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट नहीं हो सकती, पहले ये जी में कन्वर्ट होगा। पॉइंट 8 प्रॉब्लम आपका है वैसे, बेचारा तो 38 सही है जी, क्लियर। दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, आप जब